सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब बड़ी तल्लीनता के साथ अपना स्टडी कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों की परीक्षाएं स्नेह स्नेह सन्निकट आती जा रही हैं। 8 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुल मिलाकर के 3 मंथ्स बचे हुए हैं। 10 अक्टूबर एंड अक्टूबर 24। तो आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से लग करके पढ़ाई करनी है। एग्जामिनेशन केवल 3 महीने बचे हुए हैं, जबकि 1 महीने पहले स्ट्रेटजी ये है कि 1 महीने पहले आपके सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए और 1 महीना टाइम रिवीजन और क्वेश्चन बैंक सॉल्व के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से सिलेबस के लिए जो जीएस का सिलेबस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए केवल 2 महीने में आप सभी को उसे फिनिश कर देना है। तो 2 महीने आप सभी के पास हैं। तो इस तरीके से पढ़िए कि 2 महीने में आपके सारे के सारे जो है जीएस पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स जो चल ही रहा है, ये तो टाइमली या टाइम के पहले ही जो है 2 महीने के पहले जो है हम अच्छी तरीके से इसे कवर करवा देंगे। तो अन्य जो पार्ट्स हैं आपके, तेज़ी से उसे आप लोग कंप्लीट कीजिए। और इस समय आवश्यकता इस बात की है, ये सूत्रवाद कर सकते हैं। मार्कर कितना चल रहा है? Do everything but nothing at the rate of study। एक प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत यूजफुल सेंटेंस है आप सभी कंप्यूटरों के लिए, विशेषकर इस टाइम पीरियड में जबकि एग्जामिनेशन के 3 महीने ही बचे हुए हैं। तो वो एवरीथिंग बट नथिंग एट द रेट ऑफ स्टडी, मतलब सब कुछ करिए जो आपके मन में आए, जो है वो सारी चीज़ें करिए, सारी गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ करिए जो है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उससे आपकी पढ़ाई लिखाई जो है तनिक सा भी प्रभावित ना हो। तो डू एवरीथिंग बट नथिंग एट द रेट ऑफ स्टडी, मतलब पढ़ाई स्टडी की रेट पर कुछ भी मत करिए, सब कुछ करिए लेकिन स्टडी की रेट पर कुछ भी मत करिए। अब इस पर जो है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सूत्र वाक्य को आप सभी लोग अपने मनोमस्तिष्क में रख लीजिए और इसके निर्देशन में आप अपने दैनिक क्रियाकलाप को संपादित करें। और पढ़ाई पर कहने का मतलब पढ़ाई पर अधिकाधिक ध्यान दीजिए आप, क्योंकि 2 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पढ़ाई तभी सफलता की ओर अग्रसर होती है, मानी जाती है, जब 1 महीने पहले आपके सारे सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएं और 1 महीने जो है आप रिवीजन के लिए, नोट्स के रिवीजन के लिए और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए टाइम बचा लें। तो इसमें अधिकाधिक 1 महीने में आप लोगों को अधिकाधिक क्वेश्चन बैंक जो है
सॉल्व करने के। जितने ही अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक संभावना परीक्षा पास करने की होती है। तो ठीक मित्रों, अब हम लोग अपने दैनिक प्रोग्राम को, दैनिक क्रियाकलाप को कंटिन्यू करते हुए आते हैं करेंट अफेयर्स मई और जून का कैटेगरी अंक है मई जून 21। इस कंटेंट में हम लोगों ने लगभग सारे सेक्टर्स की, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड और फेमस व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटीज या फेमस प्लेसेस आदि जो है, जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, हम लोग 3 लेक्चर में जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने का ये एक फ़ायदा है जो है आप सभी को, कि इसमें जो करंट अफेयर्स बताए जाते हैं उससे रिलेटेड भी जो है चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो है। जैसे आरबीआई का, गवर्नमेंट का कोई आंकड़ा हुआ मौद्रिक नीति जो है, आरबीआई की मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर आदि सारे आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में जो है आपको ये अवगत करा दिया जाता है कि रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है और रिजर्व बैंक का क्या कार्य है, मेनली मोटे तौर से जो है अन्य व्यावसायिक बैंकों का नियंत्रण करना, मॉनिटरिंग करना जो है। तो मतलब किसी करंट अफेयर्स जो फैक्ट बताया गया, जो हाल ही में फैक्ट बताया गया, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फैक्ट जो है आपको बताए जाते हैं, जिससे बातें आपको काफ़ी समझ में आ जाएं, उससे रिलेटेड चीज़ें आप जाने रहिए। तो एक तरीके से कि आपको जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन बताया जाता है फैक्ट, और दूसरे उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है जो कहीं भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए, हम लोगों का संभवतः प्रीवियस पीरियड में क्या चल रहा था, मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति। हम लोग इकोनॉमी का चैप्टर, इकोनॉमी सेक्टर जो है डील कर रहे थे मई जून के, लगभग सारे फिनिश हो गए थे और हम लोग उठाए थे आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो मित्रों, आरबीआई हमारे यहाँ अपने देश का जो है शीर्षस्थ केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई है और ये बैंकों का शीर्षस्थ बैंक है। आरबीआई ही अन्य व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रण करता है जो है। सारे नियम कानून जो है आरबीआई द्वारा क्रिएट करते हैं, जिनका सभी बैंकों को पालन करना होता है। आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, आरबीआई अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, सरकार का इस पर प्राधिकार आ गया है। तो आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है प्रति 2 महीने मौद्रिक नीति जारी करती है। मौद्रिक नीति जारी करती है हर 2 महीने, मीन्स जो है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो है 6 बार आरबीआई की कमेटी बैठती है और मौद्रिक नीति हर 2 महीने पर देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है, देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को निर्धारित करने के लिए हर 2 मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की समीक्षा करती है। उसके बाद अपनी जो है ये रेट, रेपो रेट, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो,
एंड SLR संवैधानिक तरलता अनुपात, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षण अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो जो है संवैधानिक तरलता अनुपात, ये 1 2 3 4 5 जो है पॉइंट्स को डिसाइड करती है हर 2 महीने जो है, मतलब 6 बार बैठक होती है, हर 2 महीने इसको निर्धारित करती है RBI। तो अभी 4 जून को RBI इससे रिलेटेड RBI की बैठक हुई। RBI में जो है एक गवर्नर होते हैं, इस समय गवर्नर जो है शशिकांत दास जी हैं और कुछ अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4%, 3.5% ये जो है आपका बैंक दर, 4% रेपो दर 3.5%। आइए पहले इन दोनों को हम लोग समझते हैं कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। परसेंटेज में होता है। बैंक दर जो 4 जून को जो है रिजर्व बैंक की मीटिंग पर बैठी, उसने जो है निर्धारित किया 4.25 और रेपो दर 4.4% रहने के लिए। अब समझते हैं कि बैंक दर टर्मिनोलॉजी क्या है। तो मित्रों, रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, ऋण देता है। तो जिस रेट पर रिजर्व बैंक जो है नीचे के अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जो है लोन देता है, ऋण देता है, वो बैंक रेट होता है। मतलब वाणिज्यिक बैंक, या ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से जिस रेट पर जो है ऋण लेते हैं, जिस ब्याज दर पर ऋण लेते हैं, वो बैंक रेट होता है। और ठीक यही रेपो रेट होता है, कोई डिफरेंस नहीं। बैंक रेट जो है सेम एज रेपो रेट जो है, रेपो दर बैंक दर एक है जो है, लेकिन फिर भी इसमें मूलभूत अंतर है। वो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों ही मतलब बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण दिया जाता है, जिस रेट पर जो है वो बैंक रेट होता है और वही रेपो दर होता है। लेकिन अब इसे समझना है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, अदरवाइज 2 टर्मिनोलॉजी, ये 2 कॉन्सेप्ट क्यों होते। तो बैंक दर आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, और मतलब दीर्घकालिक ऋण। और रेपो रेट जो है अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकालिक ऋण जो है। तो यदि वाणिज्यिक बैंक दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन ऋण ले रहे हैं रिजर्व बैंक, तो वहाँ पर जो है जो इंटरेस्ट लगेगा वो बैंक दर होगा। और ये शॉर्ट टर्म के लिए ऋण ले रहे हैं तो आपका वो रेपो रेट होगा। तो बैंक दर ये है वर्तमान में सारे रेट, ये जो है 5 डिजिट बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR और SLR 4 जून की बैठक में जो पहले डिसाइड था, पहले की बैठक में उसे बनाए रखा गया जो है, कोई भी चेंजिंग रिजर्व बैंक ने नहीं किया है। तो 4.2% पहले से था, ये भी चला आ रहा है। आपका रेपो दर 4% था, ये भी वही रखा गया। इसके बाद रिवर्स रेपो पर आते हैं। रेपो हम लोग समझ गए हैं। तो रिवर्स रेपो क्या है? मतलब पैसा जो मुद्रा है वो रेपो रेट में
रिजर्व बैंक से व्यावसायिक बैंकों के पास जाता है, रिजर्व बैंक से व्यावसायिक बैंकों के पास। तो रिवर्स उसका आप रिवर्स कर दीजिए, तो व्यावसायिक बैंकों से जो है मुद्रा पैसा रुपया जो है रिजर्व बैंक के पास जाता है, व्यावसायिक बैंकों से रिजर्व बैंक के पास। तो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक जो है रिजर्व बैंक जो है जिस रेट पर व्यावसायिक बैंकों से जो है पैसा लेती है, जमा पैसा लेती है जो है रिजर्व बैंक जिस रेट पर जो है व्यावसायिक बैंकों से रुपया लेती है वह क्या है आपका रिवर्स रेपो रेट। रेपो में जो है रिजर्व बैंक से व्यावसायिक बैंकों तक पैसा, और यहाँ पर रिवर्स रेपो में व्यावसायिक बैंकों से वाणिज्यिक बैंकों से रिजर्व बैंक को पैसा जाता है। तो पैसा देते हैं रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों से पैसा लेती है। तो जिस रेट पर जो है रिजर्व बैंक पैसा खींचती है जो है बैंकों से, या बैंकों में मार्केट से समझ लीजिए, जब बैंक में पैसा है तो वो मार्केट का ही पैसा है। तो रिजर्व बैंक RBI जो है जिस रेट पर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा खींचती है, पैसा लेती है जो है वो रिवर्स रेट होता है। तो रिवर्स रेट 3.55 नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित क्या होता है? रिजर्व कैश। बैंकों के पास जो भी रिजर्व कैश होता है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा जो है उन्हें RBI के पास जमा पूंजी के रूप में रखना पड़ता है। जो भी रिजर्व कैश बैंकों के पास होता है उसका एक हिस्सा, एक अंश, कुछ प्रतिशत जो है RBI के पास जमा करना होता है। तो उसे नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं, और ये डिसाइड किया गया जो है 4% पर बनाए रखा गया। इसी प्रकार से SLR संवैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है? रिजर्व कैश का जो रिजर्व बैंक के पास रखते हैं बैंक, वो तो जो है CRR हो गया, ध्यान दीजिएगा। और रिजर्व बैंक इनके पास जो जमा होता है उसका कुछ अंश जो है अपने पास जो है कैश रूप में, जो लोनिंग का धन जो है, लोन के लिए बैंक लोन देते हैं व्यक्तियों को, कंपनियों को जो है बैंक लोनिंग करते हैं। लोग, कस्टमर लोग जो है बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। तो जो लोन देना होता है, जितनी कैपेसिटी है जो है उसकी एक जो है कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास जो है रिजर्व रूप में रखते हैं। मतलब उसे लोन के रूप में नहीं देते हैं बल्कि अपने पास रिजर्व रूप में रखते हैं। तो लोनिंग के लिए जो धन होता है उसका कुछ हिस्सा जो है, जो हिस्सा जो है बैंक अपने पास जो है रिजर्व रूप में रखते हैं, जिसका डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कि वाणिज्यिक बैंक जो है अपना SLR के रूप में जो है लोन का कितना परसेंटेज, कितना अंश जमा पूंजी के रूप में रखेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए जो है कोई बैंक जोखिम में आ गया, तो जोखिम में आ गया तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पूंजी जो है बची होनी चाहिए, जिससे कुछ ना कुछ लोन को क्रिएट किया जाए, कुछ लोन दिया जाए। ये नहीं कि बैंक के क्रियाकलाप एकदम से डंप हो जाए, जाम हो जाए। जैसे मान लीजिए अपने ही हम लोग ही कुछ लोग अपना, सभी लोग जो है आगामी खर्चे के लिए कुछ धन जो है, कुछ रुपया बचा करके बैंकों में रखते हैं, इसलिए आगे काम आता है। या मान लीजिए कोई भी ऐसी त्रासदी आ गई जिससे रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो उस जमा पूंजी का यूज़ हम कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोरोना पीरियड में मित्रों, यहाँ भी कोरोना आ गया। कोरोना पीरियड में बहुत से लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ जो है। बहुत से लोग फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए नहीं जा गए, और बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जो है उनकी नौकरियां भी समाप्त हुई। तो अब प्रश्न उठता है उनका खर्चा बर्चा कैसे चलता? यदि उनके पास जमा पूंजी नहीं होती तो उनका जीवन आगे कैसे चलता? तो इस कैश रिजर्व रेशियो से उनका जीवन, मतलब अपना बचाए हुए हैं पूंजी, तो उसका यूज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से बैंक पर यदि कोई जोखिम आ जाए तो ऋण की या लोन देने में भी सक्षम, कुछ ना कुछ हद तक सक्षम रहे, इसके लिए जो है व्यवस्था बनाई गई है। RBI ने व्यवस्था बनाया गया है कि वाणिज्यिक बैंक
अपने लोन के लिए जो धनराशि है उसका कुछ अंश अपने ही पास जो है बैंक जमा पूंजी के रूप में रखे रहेंगे, जिससे जोखिम में जो है हेल्प हो सके, जो है प्रोटेक्शन हो सके। और बैंक रेट, रेपो रेट क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए महंगाई आ गई। महंगाई मतलब मार्केट में जो है पब्लिक के पास रुपया बहुत अधिक हो गया, रुपया बहुत अधिक हो गया है मार्केट में, लोगों के पास कैश बहुत अधिक हो गया है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। रुपया अधिक, सामान उतना ही या सामान कम ही हो गया, तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो रिजर्व बैंक इसे जो है कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट अपनाती है? वो मार्केट से रुपया जो है खींच लेती है, मार्केट से रुपया खींच लेती है। तो ये बैंक रेट बढ़ा देगी, अपना बैंक रेट बढ़ा देगी, जिससे जो है वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक से रुपया कैश लेने में जो है अधिक ब्याज देना पड़े, तो इससे वो हतोत्साहित होंगे वाणिज्यिक बैंक और रिजर्व बैंक से लोन या ऋण कम लेंगे, और इस प्रकार मार्केट में जो है मुद्रा की कमी हो जाएगी। तो ये महंगाई नियंत्रित करने का फैक्टर है। इसी प्रकार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी होता है। मुद्रा की कमी है, मार्केट में मुद्रा अधिक है, मार्केट में मुद्रा अधिक है, तो रिवर्स रेपो में वाणिज्यिक बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास मुद्रा रखते हैं, मुद्रा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं और उन पर इन्हें इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई द्वारा। तो मान लीजिए मार्केट में जो है लिक्विडिटी अधिक है, मुद्रा का प्रवाह अधिक हो गया है, तो उसे खींचने के लिए जो है रिवर्स रेपो पर क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई बढ़ा देगी, जो है ब्याज बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा? जो है बैंक आकर्षित होंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ब्याज मिल रहा है आरबीआई द्वारा, तो अपना अधिक से अधिक जो है धन आरबीआई के पास जमा करने के लिए आकर्षित होंगे। इससे मुद्रा में कमी आएगी, महंगाई नियंत्रित होगा। और मुद्रा को डालना है मार्केट में जो है, तो बैंक रेट या आपका रिवर्स रेपो रेट आज सब कम किए जाते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आरबीआई इन सारे पॉइंट्स का जो है बैंक रेट, रेपो रेट, मूल्य दरों का निर्धारण करती है। इन सारे रेट्स को निर्धारण करती है प्रति 2 महीने पर। तो जो हाल ही में जून महीने में रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति निर्धारित कर की है, वो प्रीवियस में इसके पहले जो निर्धारित किया गया था, ये सारे रेट को उसी को बनाए रखा है, कोई चेंज नहीं की। अब आशा है कि आप सब ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 5 पॉइंट मौद्रिक नीति क्या है, जो है क्या क्या कैसे है मौद्रिक नीति वर्तमान में। और मित्रों इसको याद कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है प्रायः ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो है फैक्ट रूप में वर्तमान में बैंक दर क्या है, बैंक रेपो दर क्या है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट आज पूछा जाता है जो है। तो इसको आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद करके जो है परीक्षा में जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मई जून 21 के करंट अफेयर्स का सारा सेक्टर जो है स्टडी कर लिए हैं। आप लोग जो है इसके पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर भी लिख दिया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो बिखरा हुआ था, मतलब ये जो पॉइंट पढ़ाए गए जो है सारे सेक्टर्स बिखरे हुए थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेलकूद, आर्थिकी, अवार्ड, चर्चित व्यक्तित्व, बुक्स, ETC जो है। तो अब एक इसका जो है मास्टर वीडियो आप लोगों को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें
मई जून की जो सारी की सारी घटनाएं हैं जो है विदाउट फैक्ट उसको जो है आप सभी को दिया जा रहा है। विदाउट फैक्ट मीन्स जो है उससे रिलेटेड, करंट अफेयर्स की घटनाओं से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उसके साथ जुड़े हुए उसके बारे में जो है वो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। केवल करंट अफेयर्स जो हैं मतलब उसे समझने के लिए जो है ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं बतलाया जाएगा, क्योंकि आप पहले ही जो है बहुत अच्छी तरीके से ये समझ रहे हैं, जो है समझाया गया है और आप लोग लिख भी लिए होंगे, तो उसको बताने की पुनः आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सारा का सारा कलेक्शन है मई जून महीने की जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जितनी भी एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कलेक्शन है। तो ये कह लीजिए यह आपका एक तरीके से मास्टर वीडियो है, मई जून का मास्टर वीडियो। तो इसे क्या करना है, बहुत तेज़ी से जो है हम बताते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं एक एक फैक्ट को जो है, और बहुत सजगता के साथ कंसंट्रेट हो करके जो है उसे आप लोग सुनिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मई जून मतलब कलेक्शन, एक जगह कलेक्शन, तो मई जून महीने का जो है नेशनल एक्टिविटीज़, राष्ट्रीय घटनाक्रम मई जून महीने का। तो एनजीटी ने विश्वामित्री नदी परियोजना हाल ही में जो है किस स्टेट के लिए निर्देशित किया है, ये आपका बताया गया है गुजरात के लिए। विश्वामित्री नदी परियोजना WHO में भारत में पाए गए कोविड-19 वायरस को क्या नाम दिया है, कोविड-19 वेरिएंट को जो है क्या नाम दिया है, तो कप्पा और डेल्टा जो है बताया गया है 816171। ये 816171 का जो है RBI ने जो ये आपका WHO ने नामकरण दिया है कप्पा, और 816172 का नामकरण को किया है डेल्टा नाम से जो है। थर्ड फैक्ट, हाल ही में भारत की 6 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। 6 साइट्स को, इंडिया के 6 साइट्स को जो है UNO ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है सम्मिलित किया गया है। तो साइट्स कौन कौन हैं, कहाँ पर हैं जो है ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो 6 साइट्स जो है, और इसके पहले जो है 32 साइट्स इंडिया के जो है थे, तो कुल मिलाकर के 38 साइट्स जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है इंडिया के हो गए हैं। तो पहला है गंगा घाट वाराणसी। वाराणसी का गंगा घाट जो है वो ये शामिल किया गया है। उसके बाद आपका कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, वहाँ के मंदिर शामिल किए गए हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, MP का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फोर्थ क्या है, भेड़ा घाट लमेटा घाट भी MP का ये फोर्थ है जो है। फिफ्थ क्या है आपका हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट, हिरे बंगाल मेगालिथिक साइट के आपका जो है कर्नाटका में है। प्राचीन समय की साइट्स है जो है, बहुत लंबी चौड़ी बहुत विस्तृत साइट है जो है, मेगालिथिक, नियोलिथिक और पैरालिथिक, पैलोलिथिक, इन सब चीज़ों से आप हिस्ट्री में पहले से ही परिचित होंगे, 5-8 साल में जो है शब्द रखिए। उसके बाद 6 है आपका मराठा मिलिट्री वास्तुकला जो है। मराठा मिलिट्री वास्तुकला शिवाजी के पीरियड में जो है महाराष्ट्र में जो है 14 में कराई गई। इस जो है आर्किटेक्ट पर जो है इस वास्तुकला पर मराठा मिलिट्री वास्तुकला। तो ये सारे के सारे जो है 6 वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग, इंडिया के अब तक जो है वर्तमान में इसको सम्मिलित करने के बाद 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। इन 6 का नाम कहाँ पर है जो है आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना बनती है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई गई। बच्चों के जीवन यापन, भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए, और 3000 रुपीज़ पर मंथ जो है ऐसे बच्चों को देने के लिए घोषणा उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में की है। हाल ही में किस राज्य ने जो है विधान परिषद का गठन किया है, ये बताया गया है कि विधान परिषद के गठन करने की घोषणा की गई है। किसकी विधानसभा ने, तो ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद
उच्च सदन, सेकंड सदन, उच्च सदन के गठन की घोषणा की है। वो प्रस्ताव विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास जो है भेजा गया है, और यदि केंद्रीय असेंबली साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो वहाँ पर विधानसभा की स्थापना हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा पहले कार्य कर रही थी, लेकिन 1969 में प्रस्ताव पारित करके इसे समापन कर दिया गया। और विधानसभा का स्थापना ये आर्टिकल 169, 171 में नहीं थे, संविधान के 169, 171 के तहत होता है। उसमें नियम दिए गए हैं कि कैसे कैसे जो है विधान परिषद की स्थापना की जाएगी स्टेट में। तो इस समय अपने यहाँ जो है 6 विधान परिषद कार्यरत हैं। कौन कौन सी स्टेट में? आपके आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी 6 स्टेट में जो है विधान परिषद कार्य कर रही है। राशिकुल्या नदी हाल ही में जो है क्यों प्रकाश में आया, क्यों लाइमलाइट में आया जो है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और यहाँ कछुओं के जो है, जो कछुआ है जो है वो यहाँ पर उसके बहुत सारे घर में बहुत सारे घोंसले पाए गए हैं। राशिकुल्या नदी, उड़ीसा, इस फैक्ट को आप लोग अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाए रखिएगा। इसके बाद कोरोना इलाज से DRDO ने जो है दवा विकसित की है। DRDO ने जो है कोरोना के इलाज के लिए जो है दवा विकसित की है। जो कोरोना का वैक्सीन है जो है, जो कोरोना का वैक्सीन है, ये तो जो है कोरोना अटैक होने के पहले दिया जाता है, बचाव के रूप में वैक्सीनेशन होता है। और ये दवा जो ये DRDO ने डेवलप की है, ये कोरोना का इलाज है, मतलब कोरोना हो जाने के बाद ये दिया जाता है। तो ये स्वदेशी दवा है आपका टूडॉक्सी डी ग्लूकोज जो है कोरोना के सेकेंड वेव जो अभी चला हाल ही में अप्रैल मई में जो है भयानक रूप ले लिया। तो इससे विदेशों से मेडिकल सामग्री, चिकित्सीय उपकरण की अपने यहाँ काफ़ी कमी पड़ गई जो है। इससे बहुत ही अधिक कैजुअलिटी हो गई जो है। ऑक्सीजन की बहुत अधिक डिमांड बढ़ी, तो ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि विदेशों से जो है मंगाए गए जो है। तो इसके लिए अभियान जो है नौसेना ने चलवाया जो है, समुद्र से सेकेंड वेव में जो है मेडिकल राहत सामग्री जो है, चिकित्सीय सामग्री विदेशों से मंगाने के लिए जो है अपना नौसेना ने चलाया। और ये ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो है जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी श्वेत समुद्र अभियान चला था नौसेना के द्वारा। और वो क्या था, इसमें मेडिकल उपकरण को लाया गया और उसमें व्यक्तियों को, प्रवासी व्यक्तियों को, इंडिया के प्रवासी व्यक्तियों को लाने के लिए, घर वापसी के लिए जो है नौसेना ने श्वेत समुद्र अभियान चलाया था। मेनली उसमें मालदीव, श्रीलंका के प्रवासी लाए गए थे। मालदीव, ईरान, श्रीलंका। थर्ड फैक्टर आपका भारतीय नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, भारतीय नौसेना का एक ऐसा पोत जो है हाइड्रोग्राफिक, जो पानी से संबंधित समुद्र में जो है चलता सर्वेक्षण पोत, उसका मतलब सर्वेक्षण करता है। 40 वर्षों की सेवा के उपरांत रिटायर कर दिया गया है उसका, उस युद्ध पोत का क्या नाम है? INS संध्या। हाइड्रोग्राफिक युद्ध पोत जो 40 वर्षों की सेवा के उपरांत जो है हाल ही में रिटायर कर दिया गया, उसका नाम जो है INS संध्या है। भारतीय सेना का पहला विध्वंसक युद्ध पोत जो 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हुआ, ये जो है वो आपका जो है हाइड्रोग्राफिक युद्ध पोत था। और ये आपका विध्वंसक युद्ध पोत जो है और ये 40 वर्षों बाद भी रिटायर किया गया है ये भी। और इसका क्या नाम है? INS राजपूत। तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। हाइड्रोग्राफिक युद्ध पोत पहला है, INS संध्यक, और ये आपका विध्वंसक युद्ध पोत INS राजपूत, दोनों ही जो है 40 वर्षों की सेवा के उपरांत रिटायर कर दिए गए हाल ही में
तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इसमें भूल हो सकता है। किस नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाने की योजना है? किस नेशनल पार्क से किस नेशनल पार्क में अपने देश के किस नेशनल पार्क में जो है दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाने की योजना है, मतलब सरकार ने घोषणा की है। आप ये फैक्ट जान लीजिए कि चीते अपने यहाँ भारत से विलुप्त हो गए हैं। ये 1952 में ही गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि चीता जो है प्रजाति चीता यहाँ से इंडिया से विलुप्त हो गया है। तो विलुप्त प्राणी है जो है इंडिया का, और इसे पुनः जो है किस नेशनल पार्क में लाया जाएगा? क्रोनो राष्ट्रीय उद्यान, क्रोनो नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, और इस पार्क में जो है दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाने की योजना है। मेनली जो है चीता भारत में पाया जाता था, लेकिन राजे महाराजे जो है इसका शिकार करते थे, जो है शिकार किए बहुत अधिक, तो इसकी संख्या कम होती गई, और अंततः जो है 1950 के पहले ही ये विलुप्त हो गए, और 1952 में इंडिया गवर्नमेंट ने जो है इसके विलुप्त होने की घोषणा कर दी। रायसीना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही आसाम में हैं, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का हाल ही में आसाम सरकार ने जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है, और इस प्रकार वहाँ आसाम में जो है 8 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रायसीना रिजर्व उद्यान और दैहिक पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये दोनों ही आसाम में हैं जो है, और वहाँ पर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। मई में जो ताउते तूफान था, यास तूफान जो है उसके बाद आया, इसकी परिघटना तो आप जान ही रहे हैं। तो इसकी परिघटना तो आप जान ही रहे हैं। ये ताउते आपका जो था पश्चिम से आया, अरब सागर से आया, इससे प्रभावित जो है गुजरात और महाराष्ट्र। और सेकंड था यास जो है चक्रवाती तूफान, ये वेस्ट बंगाल की खाड़ी से उठा जो है आया, और इससे जो है प्रभावित प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल रहे, जो है वहाँ काफ़ी धन की हानि हुई, जो है इमारतें गिर गई, पेड़ पौधे गिर गए, जो है काफ़ी त्रासदी आई पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो और ये ताउते के संदर्भ में एक फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, ये बॉम्बे हाई परिक्षेत्र से, जो बॉम्बे हाई जो है भारत का तेल क्षेत्र है, वहाँ ONGC वहाँ से तो ताउते के बारे में बताया जा रहा था कि जो बॉम्बे हाई क्षेत्र में जो है ताउते तूफान के समय ONGC का P305 बार्ज जलयान जो है वहाँ पर फंस गया था और यह डूब गया, और ONGC के जो है लगभग 250 से अधिक कर्मचारी इस पर सवार थे, जिसमें से जो है 76 की कैजुअल्टी हो गई, हताहत हुए जो है। तो ये बहुत बड़ी परिघटना, बहुत बड़ी त्रासदी बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र में जो है ONGC के कार्मिकों की हुई। इस फैक्ट को, इस जहाज का नाम जो है आप जलयान का नाम याद रखिएगा। तो मित्रों, इस तरीके से हम लोगों का मास्टर वीडियो जो मई जून महीने का करंट अफेयर्स है जो है एक वीडियो आज टाइम समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है, तो यहीं पर रहने दिया जाए, और कल जो सेकंड वीडियो इसका होगा तो पूरा का पूरा जो है जो शेष बचे हैं जितने भी सेक्टर मई जून के, तो उस मास्टर वीडियो में इंक्लूड किए रहेंगे। तो ये फर्स्ट जो है, और कल थोड़ा लंबा जो है वीडियो होगा, उसमें पूरा का पूरा मई जून का जो शेष करके जो है आपके बचते हैं फैक्ट्स, पूरा का कलेक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।